फर्स्ट ईयर बॉटनी में हमने चैप्टर 10 सेल स्टार्ट कर दिया था। आज हम इसका लेक्चर नंबर 2 पढ़ेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने जो है वो सेल थ्योरी, माइक्रोस्कोप, प्लांट और प्रोकैरियोटिक और एनिमल सेल तमाम चीज़ों को डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में जो है वो हम यूकैरियोटिक सेल को डिस्कस करेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को और साथ में परमिएबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सबसे पहले यूकैरियोटिक सेल के बारे में डिस्कस करेंगे कि यूकैरियोटिक सेल होता क्या है। स्ट्रक्चर जो है वो यूकैरियोटिक सेल का वो या तो यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर है। या तो वो सिंगल सेल पे कंप्राइज होगी उसकी बॉडी, या वो मल्टीसेलुलर यानी एक से ज़्यादा सेल पर कंप्राइज होगी। यूकैरियोटिक सेल के अंदर डिफरेंट पार्ट्स हैं। पहला पार्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स, न्यूक्लियस और सेल वॉल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल और न्यूक्लियस, ये तमाम चीज़ें जो है वो एसेंशियल पार्ट हैं सेल की। मगर ये जो सेल वॉल है ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में पाई जाएगी, बैक्टीरियल सेल में पाई जाएगी, फंजाई में और मस्तिष्क। एनिमल सेल के अंदर ये तमाम चीज़ें पाई जाएंगी, जबकि सेल वॉल एब्सेंट होती है एनिमल सेल के अंदर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सबसे पहले डिस्कस करेंगे। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन कौन सी लेयर है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कॉमनली जो है वो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लीमा भी कहा जाता है। सबसे आउटर मोस्ट बाउंड्री है एनिमल सेल की, जबकि प्लांट सेल में जो है ये कवर्ड होती है सेल वॉल से। ये एक यूकैरियोटिक और एनिमल सेल है जिसकी सबसे आउटर मोस्ट जो बाउंड्री है वो क्या कहलाती है? इसकी सेल मेम्ब्रेन, या जिसको प्लाज्मा लीमा या प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। अगर प्लांट सेल की बात करें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सराउंडिंग में एक और एडिशनल लेयर होगी जिसको हम सेल वॉल कहते हैं। तो यानी प्लांट सेल के अंदर ये कवर्ड होती है सेल वॉल से। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो थिन है, फ्लेक्सिबल है और केमिकली जो है वो कंपोज होती है 60 to 80% प्रोटीन से और 20 to 40% लिपिड से। ये जो दो लेयर्स नज़र आ रही हैं ये आपको लिपिड की बनी हुई हैं, जबकि यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर नज़र आ रही है ये प्रोटीन है। तो केमिकली ये दो चीज़ों से कंपोज होगी, एक प्रोटीन और लिपिड। इसके अलावा जो एनिमल सेल है उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है जो कि कॉन्स्टिट्यूट करता है 50% ऑफ लिपिड प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। एक तो ये वाली लेयर हो गई जिसके अंदर दो पार्ट नज़र आ रहे हैं आपको। ये हेड पार्ट होता है राउंडेड सा, और ये जो स्ट्रक्चर नज़र आ रही है टेल पार्ट है। ये दो लेयर्स में मौजूद है, बाई लेयर है ये स्ट्रक्चर। तो ये तमाम का तमाम लिपिड कहलाता है। इसी तरह ये जो स्ट्रक्चर पिंक कलर का नज़र आ रहा है ये तमाम की तमाम इसकी प्रोटीन्स हैं। अब ये कह रहे हैं कि एनिमल सेल के अंदर कोलेस्ट्रॉल की चेन मौजूद होती हैं। तो ये जो ब्राउन कलर की कुछ चेन्स नज़र आ रही हैं आपको, ये कोलेस्ट्रॉल की चेन्स हैं। इनका फंक्शन क्या होता है कि ये स्टेबल करती हैं इस स्ट्रक्चर को, जबकि प्रोटीन का फंक्शन क्या है कि ये ट्रांसपोर्ट में हेल्प करेगी सब्सटेंसेस की इनसाइड और आउटसाइड ऑफ सेल। और लिपिड का फंक्शन क्या है कि ये फ्लूइडिटी को मेंटेन करता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर सेम बेसिक स्ट्रक्चर है। ये कंसिस्ट होता है डबल लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड से जो इंटरमिक्स हुआ है प्रोटीन से। यहाँ पर जो है ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर कहलाती है। ये इसका हेड पार्ट है जो हाइड्रोफिलिक इन नेचर है, और ये जो पार्ट है इसका टेल पार्ट है जो हाइड्रोफोबिक इन नेचर है। ये तमाम दोनों पार्ट मिलकर जो है वो एक फॉस्फोलिपिड का मॉलिक्यूल बनाते हैं। इसी तरह ये बहुत सारे फॉस्फोलिपिड मिलकर जो है वो एक लेयर बना लेते हैं। क्योंकि ये लेयर दोनों साइड पर मौजूद है तो इसलिए हम इसको कहते हैं फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, यानी दो लेयर्स मौजूद हैं इसकी। अब इसके अंदर जो है वो कुछ प्रोटीन्स के पार्ट मौजूद होंगे, कुछ प्रोटीन मौजूद होगी, या तो प्रोटीन इस तरह की होगी या प्रोटीन जो है वो इसकी सरफेस पर होगी। तो ये जो है फॉस्फोलिपिड ये इंटरमिक्स हुआ है प्रोटीन के साथ।
फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर अरेंज हुए हैं 2 पैरेलल लेयर्स के अंदर। एक लेयर तो इसकी ये वाली है कि ये फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल है, इन्होंने कंबाइन होकर पूरी एक लेयर बना ली, एक लेयर ये बन गई इसकी और दूसरी लेयर इसकी ये। तो ये 2 पैरेलल लेयर्स के अंदर जो है वो अरेंज हुए। इसके अलावा फॉस्फोलिपिड जो है वो मेजर पार्ट है सेल मेम्ब्रेन का और इसके 2 एंड्स हैं। अब एक फॉस्फोलिपिड के 2 एंड्स हैं, एक हेड है और दूसरा इसका टेल पार्ट है। फॉस्फोलिपिड देख लेते हैं इसके दोनों हेड और टेल किस तरह के हैं। तो जो टेल पार्ट है वो हाइड्रोफोबिक टेल है और जो हेड पार्ट है वो हाइड्रोफिलिक हेड है। हाइड्रोफोबिक टेल जो है वो वाटर रिपेलिंग एंड है, यानी ये वाटर को दूर करता है, नॉन पोलर इन नेचर है। हाइड्रोफोबिक टेल जो है वो फेस करते हैं एक दूसरे को और ये लिपिड से मिलकर बने हुए हैं। ये इसका हेड पार्ट है और ये टेल पार्ट है। दोनों के दोनों जो है वो वाटर को पसंद नहीं करते। ये तमाम जो है वो लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स की एंट्री करवाते हैं। दोनों एंड्स जो है वो फेस कर रहे हैं एक दूसरे को। एक इस वाली जो लेयर का पार्ट है एंड है वो फेस कर रहे हैं यहाँ से एक दूसरे को इस तरह। अब जो है वो हम हाइड्रोफिलिक हेड को डिस्कस करेंगे कि ये वाटर लविंग है, यानी ये वाटर इसके अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स जो हैं वो वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स की एंट्री करवाएगा, पोलर इन नेचर है ये। हाइड्रोफिलिक एंड जो है वो एसोसिएट हुआ है कुछ कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से। ये जो हाइड्रोफिलिक इसका हेड होगा यहाँ पर कुछ चेन्स लगी होंगी कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन की। वाटर लविंग है, यानी ये इन सब्सटेंसेस की एंट्री करवाएगा जो वाटर सॉल्युबल है। अब ये जो है वो वाटर रिपेलिंग है, यानी ये वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स की एंट्री नहीं करवाएगा। तो जब वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स की एंट्री नहीं करवाएगा ट्रांसपोर्ट का मैकेनिज्म किस तरह होगा इसको आगे डिस्कस करेंगे। ये एक सेल है, ये इसका इंटरसेलुलर रीजन है, यानी सेल के अंदर का रीजन है जिसमें साइटोप्लाज्म और तमाम ऑर्गेनल्स आ रहे हैं। ये सेल के बाहर का रीजन है जिसको हम एक्स्ट्रा सेलुलर रीजन कह रहे हैं। अगर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को डीपली स्टडी किया गया है कि ये इंटरसेलुलर यानी ये इनर साइड पे इस वाले रीजन की शो किया गया है और ये एक्स्ट्रा सेलुलर यानी ये इस वाले रीजन को। ये तमाम के तमाम मिलकर फॉस्फोलिपिड बाइलेयर बना रहे हैं, जिसमें टेल पार्ट जो है वो हाइड्रोफोबिक है और हेड पार्ट हाइड्रोफिलिक है। अब इस हाइड्रोफोबिक हेड को अगर डिस्कस करें तो इसके अंदर 2 पार्ट नज़र आ रहे हैं आपको, एक ग्लिसरॉल है और एक फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ है। ये दोनों मिलकर जो है वो हाइड्रोफिलिक हेड बना रहे हैं। हाइड्रोफोबिक टेल के अंदर जो है वो फैटी एसिड्स है। अगर सिंगल बॉन्ड मौजूद है सबके दरमियान तो ये बिल्कुल स्ट्रेट है। अगर जो है वो इनके दरमियान में एक डबल बॉन्ड मौजूद है जिसकी वजह से ये टिल्ट हो गया, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। तो ये दोनों जो चेन्स नज़र आ रही हैं ये आपको फैटी एसिड की चेन है और ये तमाम का तमाम कहलाता है हाइड्रोफोबिक टेल, यानी वो रीजन जो वाटर सोल्यूबल सब्सटेंसेस को दूर करेगा। ये जो रीजन है ये हाइड्रोफिलिक है, यानी ये वाटर को अट्रैक्ट करेगा। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पेश किया गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। 2 साइंटिस्ट थे, सिंगर एंड निकोलसन। उन्होंने प्रपोज किया एक वर्किंग मॉडल प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जिसको हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहते हैं। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में प्रोटीन्स जो हैं, प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो फ्लूइड कंडीशन में पाए जाते हैं जो कि रोटेट कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। ये पूरा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बताया। सिंगर एंड निकोलसन ने कहा कि ये जो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है ये एक तरह का एक समंदर है और इसके अंदर जो है वो प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो रोटेट कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। ये आपको नज़र आ रही है प्रोटीन्स हैं कुछ जो कि इस लिपिड बाइलेयर फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के अंदर मूव कर रहे हैं। अरेंजमेंट और स्ट्रक्चर जो है वो प्रोटीन का फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अंदर इस तरह है जैसे आइसबर्ग है सी के। तो सिंगर एंड निकोलसन का कहना था कि फॉस्फोलिपिड बाइलेयर जो है वो पूरा एक दरिया समंदर है और इस समंदर के अंदर प्रोटीन्स जो है वो आइसबर्ग की मानी है।
यानी एक पूरा समंदर है जिसके अंदर ये बर्फ के कुछ टुकड़े नजर आ रहे हैं जो कि एक साथ मूव कर रहे हैं। प्रोटीन जो है वो मोज़ेक है, डिसकंटिन्यूस मोज़ेक ऑफ डिसकंटिन्यूस पार्टिकल का पेनिट्रेट कर रहे हैं डीपली और कंप्लीटली इस लिपिड शीट के अंदर। अब ये जो प्रोटीन्स हैं या तो ये पूरी डीपली पेनिट्रेट करी हैं, यानी इस रीजन से लेके पूरे दोनों लेयर्स में कम्प्लीटली पेनिट्रेट करेंगे, या इस तरह भी पेनिट्रेट करेंगे कि ये इसकी आउटर सरफेस पे इस तरह मौजूद होगी। डिसकंटिन्यूस पार्टिकल हैं कि दोनों लेयर जो है वो बिल्कुल एग्जैक्ट एक जैसी नहीं होंगी। हो सकता है कि अगर ये प्रोटीन यहाँ मूव कर रही है तो ये वाली प्रोटीन यहाँ मूव कर रही है तो इस रीजन के अंदर यहाँ पर जो है वो ये वाली प्रोटीन हो और ये वाली प्रोटीन जो है वो इससे आगे मौजूद हो। तो ये दोनों लेयर जो है वो डिसकंटिन्यूस पार्टिकल्स बना रही हैं। कंपोनेंट जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मोबाइल हैं, यानी कि वो मूव कर सकते हैं, उनके पास एबिलिटी है मूवमेंट की। ये पूरा एक स्ट्रक्चर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का और फोस्फोलिपिड बाइलेयर है, ये इसका हेड पार्ट है और ये टेल पार्ट है। इसी तरह यहाँ पर ये इसका हेड पार्ट है और ये टेल पार्ट है, दोनों ने मिलकर दो लेयर्स बना ली तो ये फोस्फोलिपिड बाइलेयर हो गया। पर्पल कलर की आपको प्रोटीन नज़र आ रही है, तो ये कुछ प्रोटीन्स हैं जो कि कम्प्लीटली सराउंड कर रही हैं इस पूरे स्ट्रक्चर के अंदर। इसी तरह ये भी प्रोटीन है जो पूरी कम्प्लीटली पेनिट्रेट करी हुई है इस फोस्फोलिपिड बाइलेयर के अंदर। तो जो प्रोटीन कम्प्लीटली पेनिट्रेट कर जाएंगे वो हम कहते हैं इंटीग्रल प्रोटीन। इसी तरह कुछ प्रोटीन है जो कि आउटर सरफेस पे लगी हुई हैं, जैसे ये वाली प्रोटीन है इसको पेरिफेरल प्रोटीन कह रहे हैं। इसी तरह ये वाली प्रोटीन है, ये भी पेरिफेरल प्रोटीन है। अब कुछ जो है वो आपको कार्बोहाइड्रेट की चेन नज़र आ रही है, ये चेन्स मौजूद हैं। अगर ये प्रोटीन पे लगी हुई है कार्बोहाइड्रेट की चेन तो हम इनको ग्लाइकोप्रोटीन कह रहे हैं। ग्लाइको मतलब कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के मॉलिक्यूल के ऊपर लगी हुई है। तो ये कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल है जो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से मिलकर बना है, इसलिए हम इसको ग्लाइकोप्रोटीन कह रहे हैं। अगर यही कार्बोहाइड्रेट की चेन लिपिड के अंदर लगी हुई है, फोस्फोलिपिड बाइलेयर के अंदर लगी हुई है, तो हम इनको कह रहे हैं ग्लाइकोलिपिड यानी कार्बोहाइड्रेट और लिपिड। ये भी एक कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल। इसी तरह हमने पढ़ा कि कुछ चेन्स मौजूद होती हैं कोलेस्ट्रॉल की एनिमल सेल के अंदर, तो ये वो चेन है। इनका फंक्शन क्या होता है कि स्टेबल करता है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को। इसी तरह ये जो लिपिड के मॉलिक्यूल्स हैं ये जो है वो इसकी फ्लूइड कंडीशन को मेंटेन करेंगे। इसी तरह ये जो प्रोटीन्स हैं ये ट्रांसपोर्ट में हेल्प करेंगे सब्सटेंसेस को इन और आउटसाइड मूव करने। अब अगर कोई डायग्राम आ जाए एग्जाम के अंदर, एमसीक्यूज आ जाए कि आइडेंटिफाई करें प्लाज्मा मेम्ब्रेन का आउटसाइड का रीजन, तो वो आउटसाइड का रीजन हम इस तरह आइडेंटिफाई करेंगे कि एक्स्ट्रा सेलुलर रीजन है इसका। आउटसाइड के रीजन में इस तरह ये कार्बोहाइड्रेट की चेन लगी होगी, ग्लाइकोप्रोटीन की चेन लगी होगी और ग्लाइकोलिपिड की चेन लगी होगी। जबकि इनसाइड जो रीजन होगा जहाँ पर साइटोप्लाज्म मौजूद होगा वहाँ पर इस तरह के फिलामेंट मौजूद होंगे साइटोस्केलेटन जो मेंटेन करेंगे इसके स्ट्रक्चर को। तो अब ये जो प्रोटीन्स हैं इनको पढ़ते हैं, इनके फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स की प्रोटीन पाई जाती हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। पहली जो है वो इंटीग्रल और इंट्रिंसिक प्रोटीन है। दूसरी टाइप जो है वो पेरिफेरल और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है। वो प्रोटीन जो कम्प्लीटली इस स्ट्रक्चर के अंदर मौजूद होगी तो वो इंटीग्रल और इंट्रिंसिक प्रोटीन कहलाती हैं, और वो प्रोटीन जो कि इसकी आउटर सरफेस पर मौजूद होगी तो उनको हम एक्सट्रिंसिक या पेरिफेरल प्रोटीन। इंट्रिंसिक और इंटीग्रल प्रोटीन्स। इंट्रिंसिक प्रोटीन जो है वो डीपली मौजूद होंगी लिपिड लेयर के अंदर। ये प्रोटीन जो है वो प्रोवाइड करेंगे चैनल्स को जो हेल्प करेंगे मूवमेंट में वाटर सोल्यूबल आयंस को इनसाइड और आउटसाइड ऑफ द सेल। ये जो प्रोटीन है इंट्रिंसिक प्रोटीन जो कि डीपली पेनिट्रेट करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, ये भी दो तरह की टाइप्स होती हैं, एक तो चैनल प्रोटीन है और दूसरी कैरियर प्रोटीन है। चैनल प्रोटीन क्या करेगी कि ये जो है सब्सटेंसेस को मूव करवा देगी एक साइड से दूसरी तरफ और दूसरी साइड से बाहर की तरफ। तो जो सिंपल जो है वो वाटर सोल्यूबल सब्सटेंसेस को यहाँ पर इसका एक पोर होता है जिसको वाटर फिल्ड पोर कहते हैं। इसके ज़रिए क्या होगा कि ये मॉलिक्यूल्स की एंट्री करवा देगी इनसाइड और आउटसाइड ऑफ द सेल।
अब दूसरी प्रोटीन है हमारे पास कैरियर प्रोटीन। ये भी डीपली पेनिट्रेटली होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। इन कैरियर प्रोटीन्स के अंदर क्या होंगे कि कुछ ग्रुप बने हुए हैं, कुछ घड़े बने हुए हैं। अब कोई भी सब्सटेंस जो है वो आकर इसके अंदर बैठ जाएगा इस जगह पर। अब क्या होगा कि जब इसको दूसरी तरफ मूव करवाना होगा, ये एक्स्ट्रा सेलुलर रीजन से इसने एक सब्सटेंस लिया है और इसको मूव करवाना है इसको साइटोप्लाज्मिक रीजन। तो क्या करेगा, ये जो इसके दो एंड्स हैं, एक तो एक ये वाला एंड है और एक ये एंड है। जिस एंड से ये खुल गया था और ये सब्सटेंस यहाँ पर आके स्टिक हो गया था, अब क्या होगा, ये वाला एंड इसका बंद हो जाएगा और ये वाला एंड इसका खुल जाएगा। तो यहाँ से ये एंड बंद हो गया और ये वाला एंड खुल गया। तो ये इसके दो एंड्स हैं, दोनों एंड्स जो हैं वो मूव करेंगे नीड, अकॉर्डिंग टू नीड ये वर्क करेंगे। जैसे अगर इस तरह से सब्सटेंसेस को लेना है तो ये वाला एंड इसका खुल जाएगा। इस सब्सटेंसेस की मूवमेंट दूसरी तरफ करवानी है तो इसका दूसरी तरफ का एंड खुल जाएगा। तो ये वाली जो प्रोटीन्स होती हैं वो कैरियर प्रोटीन है। इंट्रिंसिक और इंटीग्रल प्रोटीन का बेसिक फंक्शन यही है कि ये ट्रांसपोर्ट करवाएंगी सब्सटेंसेस इनसाइड और आउटसाइड ऑफ सेल। डिफरेंट आयंस को पास करवाएंगी बैक एंड फोर्थ मूवमेंट के जरिए एक्स्ट्रा सेलुलर से इंट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट, यानी बाहर के रीजन से लेकर इनर साइड जितना भी इसका रीजन है वहाँ पर। पेरिफेरल और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन जो है वो लोकेटेड होती है इंटायरली आउटसाइड ऑफ द लिपिड बाइलेयर, आइदर एक्स्ट्रा सेलुलर और साइटोप्लाज्मिक सरफेस। या तो वो साइटोप्लाज्मिक सरफेस पे, यानी जहाँ पर साइटोप्लाज्म मौजूद होगा वहाँ पर मौजूद होंगी। जैसे इस पिक्चर में दिखाया गया है ये साइटोप्लाज्मिक रीजन में मौजूद है और इस पिक्चर में दिखाया गया है कि ये जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर रीजन में मौजूद है। तो ये आउटसाइड पे मौजूद होगी और रीजन इनका कोई सा भी हो सकता है, चाहे वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड रीजन हो या साइटोप्लाज्मिक सरफेस। ये प्रोटीन जो है वो पजेस करती हैं ग्लाइकोलिपिड को और ग्लाइकोप्रोटीन चेन्स को, जो कि अरेंज हुई है मोज़ेक में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। अब ये जो कुछ चेन्स हैं कार्बोहाइड्रेट की, ये चेन जो है वो ग्लाइकोलिपिड बना रही है, यानी कि ये लिपिड में लगी हुई हैं। तो ये कार्बोहाइड्रेट और लिपिड की चेन हो गई, कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल है। इसी तरह ये ग्लाइकोप्रोटीन बना रही है। अगर यही चेन जो है वो प्रोटीन पे लगी हुई है तो ये कहलाएंगे ग्लाइकोप्रोटीन, यानी कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। फंक्शंस क्या हैं सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के? तो ये प्रोटेक्ट करेगी साइटोप्लाज्म को सेल के। इसके अलावा सेल मेम्ब्रेन जो है वो सेमी परमिएबल नेचर है, ये अलाउ करेगी डिफरेंट सॉल्यूशंस के मॉलिक्यूल्स को इन एंड आउटसाइड ऑफ सेल। सेमी परमिएबल है यानी कुछ सब्सटेंसेस की एंट्री करवाएगी और कुछ सब्सटेंसेस को रोक देगी। इस तरह की मेम्ब्रेन है और कुछ जो सब्सटेंसेस इस मेम्ब्रेन से पास हो जाएंगे तो ये इनकी मूवमेंट कराना शुरू हो जाएगी इनसाइड और आउटसाइड ऑफ सेल, यानी कुछ सब्सटेंसेस को अलाउ करेगी। ट्रांसपोर्ट करवाएगी मेम्ब्रेन नेसेसरी, मेंटेन करेगी सुटेबल पीएच को, आयनिक कंसंट्रेशन को, एंजाइम्स की एक्टिविटी को और एक्सक्रीट करेगी टॉक्सिक सब्सटेंसेस को। सपोज सेल के अंदर जो है वो हाइड्रोजन आयंस जो हैं अगर इनकी तादाद बढ़ना शुरू हो जाए तो सेल के अंदर का जो एनवायरनमेंट है वो क्या होना शुरू हो जाएगा, एसिडिक होने लग जाएगा। तो आपने से पहले क्लासेस में पढ़ा होगा कि एंजाइम जो हैं वो स्पेसिफिक होते हैं पीएच के, ये स्पेसिफिक पीएच पे वर्क करते हैं। अगर एक एंजाइम ऐसा है जो अल्कलाइन पीएच पे वर्क कर रहा है तो वो और सेल के अंदर का एनवायरनमेंट एसिडिक हो जाएगा, तो वो एंजाइम प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएगा। तो ये मेंटेन करती है पीएच को सेल के अंदर। इसी तरह वो सब्सटेंसेस जिनकी सेल को नीड नहीं है, टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं, उनको रिमूव करवाएगी सेल से। कुछ ऐसे सेल्स हैं जैसे कि रेड ब्लड सेल्स है 120 डेज में वो उनकी डेथ हो जाती है, तो उन सेल्स को बॉडी से रिमूव करवाएगी। ये पूरा स्ट्रक्चर है सेल मेम्ब्रेन का। फोस्फोलिपिड बाइलेयर है, प्रोटीन्स मौजूद हैं, इंटीग्रल प्रोटीन है जो कि कम्प्लीटली डीपली पेनिट्रेट की हुई है सेल मेम्ब्रेन के अंदर, और कुछ पेरिफेरल प्रोटीन है जो इसकी आउटसाइड पे मौजूद है। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट की चेन्स हैं
और अगर ये चेन प्रोटीन पे लगी हुई तो ग्लाइकोप्रोटीन है, और अगर ये चेन जो है वो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर पे लगी हुई है तो ये ग्लाइकोलिपिड है। कोलेस्ट्रॉल की चेन्स मौजूद हैं और इनका फंक्शन क्या है कि ये इसके स्ट्रक्चर को स्टेबल करेगी। लिपिड का स्ट्रक्चर क्या है कि ये इसकी फ्लूइड कंडीशन को मेंटेन करेगी। इंटीग्रल प्रोटीन का फंक्शन क्या है कि ये ट्रांसपोर्ट करवाएगी सब्सटेंसेस को इनसाइड और आउटसाइड। पेरिफेरल प्रोटीन का फंक्शन रहेगा। पेरिफेरल प्रोटीन जो है वो रिसेप्टर के तौर पर एक्ट करते हैं। ये क्या करेंगे कि कुछ सिग्नल्स मिलेंगे, कुछ हार्मोन्स हैं जो कि केमिकल मैसेंजर्स हैं, उनकी एंट्री करवाएगी सेल के अंदर। अब ये जो रिसेप्टर्स हैं हर एक की शेप जो है वो चेंज होगी। कुछ रिसेप्टर्स जो हैं वो इस तरह राउंडेड होंगे, इन प्रोटीन्स के ऊपर लगे होंगे, और कुछ जो हैं वो इस शेप के भी होंगे। तो ये वेरी करती है कि जिन सब्सटेंसेस की एंट्री कर रहा है। अब सेकेंड ईयर में आप एक हार्मोन पढ़ेंगे थाइमीन। इस हार्मोन का फंक्शन क्या होता है कि ये फ्रूट राइपनिंग करवाता है। तो अब सेल जो है वो सिग्नल देगा, और ये सिग्नल जो है वो ये रिसेप्टर्स यानी कि पेरिफेरल प्रोटीन के ऊपर जो रिसेप्टर्स लगे हुए हैं वो सेंस करेंगे, और सेंस करने के बाद इसकी एंट्री करवा देंगे सेल में। तो ये रिसेप्टर के तौर पर भी एक्ट करती है। इसके अलावा जो है कुछ एंटीजेंस लगी होती हैं। एंटीजेंस जो है वो पहचान होती हैं किसी भी सेल की। तो ये जो एंटीजेंस हैं वो भी पेरिफेरल प्रोटीन पे लगी होती हैं। जैसे आपने ब्लड ग्रुप के बारे में सुना होगा कि ए ब्लड ग्रुप होता है, बी लगा होता है, और ए बी ब्लड ग्रुप होता है, और ओ ब्लड ग्रुप होता है। तो इन तमाम के ऊपर जो है वो अलग अलग एंटीजेंस लगी हुई हैं, और इन एंटीजेंस को आपका इम्यून सिस्टम पहचानता है और इम्यूनिटी क्रिएट करता है। अब जो है वो हम पढ़ेंगे परमिएबिलिटी को डिस्कस करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन की, कि ये किन चीज़ों को अलाउ करती है सेल के अंदर। परमिएबिलिटी क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की? प्रोसेस है जिसके अंदर सोल्यूशन और इम्पॉर्टेंट मटेरियल जो है वो इनसाइड और आउटसाइड ऑफ सेल करेगा, उसको सेलेक्टिव या डिफरेंशियल परमिएबिलिटी कहते हैं। परमिएबिलिटी जो है वो टू टाइप्स की है, एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट और दूसरी टाइप है इसकी पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो सबसे पहले एक्टिव ट्रांसपोर्ट को डिस्कस करेंगे। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर क्या होगा कि ये मूवमेंट करवाएगी मॉलिक्यूल्स की अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन रीजन, लोअर रीजन से लेकर हायर रीजन होगा, और अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा। ये सेल मेम्ब्रेन है, यहाँ मॉलिक्यूल्स की जो तादाद है वो कम है तो ये लोअर कंसंट्रेशन कहलाएगी, और यहाँ जो मॉलिक्यूल की तादाद है वो ज़्यादा है। तो सेल मेम्ब्रेन एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होगा कि सेल मेम्ब्रेन अलाउ करेगी लोअर कंसंट्रेशन से मूवमेंट करवाएगी मॉलिक्यूल्स की हायर कंसंट्रेशन में, मगर यहाँ पर क्या होगा कि एनर्जी रिक्वायर होती है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में सेल को एनर्जी रिक्वायर होती है क्योंकि मॉलिक्यूल्स अपोजिट जा रहे हैं कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के, यानी जहाँ ज़्यादा तादाद है सोलन तो यहाँ से यहाँ मूव करना चाहिए था, मगर ये अपोजिट जा रहे हैं तो इसको एनर्जी रिक्वायर है। इसकी एग्जाम्पल ऐसी है जैसे आप किसी स्टेयर्स पे चढ़ रहे हैं, तो जब ऊपर की साइड पे चढ़ते हैं तो आपको एनर्जी रिक्वायर होती है। या किसी बॉल को जो है वो ऊपर की साइड पर फेंक रहा है, तो ये जो बॉल फेंकेंगे तो आपको एनर्जी रिक्वायर होगी, मगर अगर ये इस तरह हो कि इसको आपको ऊपर से नीचे फेंकना हो तो आपको एनर्जी नहीं रिक्वायर होगी, और वो बेसिक ट्रांसपोर्ट कहलाता है। तो वो प्रोसेस जिसके अंदर एनर्जी रिक्वायर हो और मॉलिक्यूल जो है वो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन पे मूव करे, इसको हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट की फर्दर टाइप्स हैं एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस को मजीद डिवाइड किया गया है फैगोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस क्या है कि जब सेल मेम्ब्रेन जो है वो टेक करे मटेरियल को इनसाइड, फोल्डिंग करे वैक्यूल की फॉर्म में, इसको हम कहते हैं एंडोसाइटोसिस। ये कुछ पार्टिकल्स हैं जो कि मूव करना चाह रहे हैं सेल के अंदर। अब ये सेल मेम्ब्रेन जो है वो वैक्यूल बनाएगी, एक बैग बनाएगी और इन सब्सटेंसेस की एंट्री करवा देगी सेल के अंदर। इसको फर्दर टू टाइप में डिवाइड किया गया है। पहली टाइप है फैगोसाइटोसिस और दूसरी टाइप है पिनोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस में पहली टाइप फैगोसाइटोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन एब्जॉर्ब करेगी सॉलिड पार्टिकल्स को। इसको जो है वो सेल ईटिंग प्रोसेस भी कहा जाता है।
एग्जाम्पल है इसकी वाइट ब्लड सेल्स एब्जॉर्ब करेंगे हार्मफुल पार्टिकल्स को फ्रॉम ब्लड बाय दिस प्रोसेस। इस एनिमेशन में दिखाया गया है कि ये जो है एक बड़ा सा सेल नज़र आ रहा है, मूव कर रहा है कंटिन्यूसली, ये वाइट ब्लड सेल्स है। अब ये जिसके पीछे भाग रहा है वो क्या है, एक बैक्टीरिया है या कोई भी फॉरेन पार्टिकल है, बैक्टीरिया वायरस कुछ भी हो सकता है। अब ये बॉडी को प्रोटेक्ट करना चाह रहा है तो क्या करेगा, ये इन सॉलिड पार्टिकल्स को इनगल्फ कर देगा। तो वो ऑर्गेनिज्म जो इन सॉलिड पार्टिकल्स को इनगल्फ करता है वो फेगोसाइट कहलाता है, और ये पूरा प्रोसेस जो है वो फेगोसाइटोसिस कहलाता है। ऐसा क्यों कर रहा है, ये बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहा है किसी भी डिसीजेस से। एंडोसाइटोसिस की सेकेंड टाइप है हमारे पास पिनोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर फ्लूइड को लार्ज अमाउंट में सेल के अंदर मूव करवाया जाता है फ्लूइड वेसिकल बनाकर, और ये पिनोसाइटोसिस कहलाता है। इसको सेल ब्रेकिंग प्रोसेस भी कहा जाता है। अब ये फ्लूइड पार्टिकल्स हैं, सेल मेम्ब्रेन क्या कराएगी, वेसिकल्स बनाएगी और इस फ्लूइड पार्टिकल्स की एंट्री करवा देगी सेल के अंदर। तो जिसके वो प्रोसेस जिसके अंदर फ्लूइड पार्टिकल्स की एंट्री हो रही है सेल के अंदर वो कहलाता है पिनोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस, when cell membrane allow the movement of certain materials outside of the cell is called exocytosis। एक्सो मतलब आउटसाइड और साइटोसिस मतलब सेल से, यानी सेल से कोई भी मटेरियल आउटसाइड मूव करवाए तो ये प्रोसेस कहलाता है एक्सोसाइटोसिस। इसमें दिखाया गया है ये कुछ पार्टिकल्स हैं वेसिकल्स की फॉर्म में फ्यूज हुए प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, और इन मटेरियल की जो है वो सब्सटेंसेस की को मूव करवा दिया आउटसाइड ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। एक ऐसा प्रोसेस है सेल मेम्ब्रेन का जिसके अंदर फ्यूजन होगी और फिर मटेरियल जो है वो आउटसाइड मूव करेगा, तो इस प्रोसेस को हम एक्सोसाइटोसिस कहते हैं। पैसिव ट्रांसपोर्ट वो ट्रांसपोर्ट है जिसके अंदर जो है वो मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट जो है रिक्वायर्ड नहीं करती एनर्जी को, और सब्सटेंसेस मूव करते हैं अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, यानी वो प्रोसेस जिसके अंदर एनर्जी नहीं रिक्वायर। एक्टिव ट्रांसपोर्ट हमने पढ़ा था जिसके अंदर एनर्जी रिक्वायर्ड थी और सब्सटेंसेस की मूवमेंट हो रही थी। इसको फर्दर डिवाइड किया जा रहा है टू टाइप्स के अंदर। पहली टाइप है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के अंदर मूवमेंट होगी मॉलिक्यूल्स की हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन पर विदाउट मेम्ब्रेन। ये एक इंक का ड्रॉप है जो कि किसी वाटर में डाला जा रहा है, तो ये इंक जो है वो हाई कंसंट्रेशन है और ये वाटर के अंदर डिफ्यूज हो रही है तो ये लोअर कंसंट्रेशन है। तो मॉलिक्यूल्स जो है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे। मूवमेंट होती है मॉलिक्यूल्स की फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। इसकी एग्जाम्पल वो भी है कि परफ्यूम है, आप उसको पूरे रूम में स्प्रे करें तो वो एक वक्त आएगा कि पूरे रूम में परफ्यूम की स्मेल आना लग जाएगी, तो ये भी डिफ्यूजन के फ्यू सब्सटेंसेस जो है वो फ्रीली डिफ्यूज होंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। एग्जाम्पल इसकी रेस्पिरेटरी गैसेस भी हैं जैसे कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के डिफ्यूज हो जाएंगे इनसाइड और आउटसाइड ऑफ द सेल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो है वो कुछ गैसेस की मूवमेंट करवाएगी, ये लिपिड सॉल्युबल है, आउटसाइड भी मूव करवाएगी इनको और इनसाइड भी मूव करवाएगी। इसके लिए जो है वो किसी भी किस्म की मेम्ब्रेन प्रोटीन की ज़रूरत नहीं होती, तो ये डायरेक्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन में डिफ्यूज होंगे अपनी हाई कंसंट्रेशन यानी इन्वायरमेंट से लेकर आउटसाइड। ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर जो है वो सॉल्वेंट मूव करेगा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के जरिए, इसको हम ऑस्मोसिस कहते हैं। इस पिक्चर के अंदर दिखाया गया है कि वाटर के मॉलिक्यूल हैं जिनको ब्लू कलर से शो किया गया, शुगर के मॉलिक्यूल यानी सोल्यूट को जो है वो ग्रीन कलर से शो किया गया, और बीच में जो है वो सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन लगी हुई है, तो मॉलिक्यूल जो है वो वाटर के यहाँ से यानी अपने हायर रीजन से मूव कर रहे हैं लोअर रीजन पर मगर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के जरिए। ये हेल्प कर रहा है मेंटेन करने में ऑस्मो रेगुलेशन को। ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं किसी भी सेल के अंदर वाटर और सॉल्ट के बैलेंस को मेंटेन करना। ऑस्मोसिस की एग्जाम्पल है कि जब आप प्लांट्स को जो है वो प्लांट्स की रूट है ये
को आपने पानी दिया, तो पानी जो है वो हायर कंसनट्रेशन है जहाँ आपने पानी दिया, और सेल के अंदर इसकी लो कंसनट्रेशन है। तो ये अपनी हायर कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन के ज़रिए मूव करेगा ऑस्मोसिस के ज़रिए। क्योंकि यहाँ सेमी परमिएबल इसकी मेम्ब्रेन लगी हुई है, तो ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के जरिए। ओवरव्यू देख लेते हैं परमिएबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन को। दो तरह से होती है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट वो ट्रांसपोर्ट है जिसके अंदर एनर्जी रिक्वायर्ड है, और इसके अंदर दो तरह के प्रोसेस आ रहे हैं, एंडोसाइटोसिस और एक्टोसाइटोसिस। जबकि पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन आ रहा है। एंडोसाइटोसिस के अंदर फर्दर दो में डिवाइड किया गया है, फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस। वो प्रोसेस जिसमें एनर्जी रिक्वायर है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अगर सब्सटेंसेस की जो है एंट्री हो रही है सेल के अंदर तो एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस में अगर कोई भी सॉलिड पार्टिकल की एंट्री हो रही है तो फैगोसाइटोसिस, और अगर किसी भी लिक्विड पार्टिकल की एंट्री हो रही है तो पिनोसाइटोसिस। एक्टोसाइटोसिस के अंदर सब्सटेंसेस जो है वो आउटसाइड मूव करेंगे सेल के। पैसिव ट्रांसपोर्ट में दो तरह की टाइप्स हैं, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस के अंदर हाई टू लोअर कंसंट्रेशन मगर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन रिक्वायर है, जबकि डिफ्यूजन के अंदर जो है वो मूवमेंट होगी हाई टू लो कंसंट्रेशन मगर यहाँ पर कोई मेम्ब्रेन रिक्वायर्ड है। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं तक है, और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है वो हम सेल वॉल और न्यूक्लियस और दूसरे साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स को डिस्कस करेंगे। तो जब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।